Very warm good evening to all of you for joining this session on Investors Education Program. Today's topic is Basics of Commodity Derivatives Market. Myself, Rameshwar Rai from NCDEX. I'm part of Oilseeds Complex in NCDEX. I'm basically looking after this soybean and soya oil in NCDEX. Today's session, we will covering the basics of commodity futures and commodity derivatives market. Actually, this presentation in general in nature, and it is meant for only educational purpose. If you have any doubt, any question, or any queries regarding with respect to this presentation, then please feel free to ask your queries or questions or doubts. You are able to see Q&A option on your left hand panel of your desktop or computer. There you can write down your queries. Further to it, if anything more is required with about to any terminologies, regulations, or circulars, you can seek for professional advice. The flow of presentation will be like this. Firstly, we will be covering the importance of commodities derivatives market. Then we'll go for commodities market in India and world. Major commodity exchanges and major commodities traded. Major kind of participants on commodities futures market. Some important definition and terminologies. Mechanism of trading on exchange platform. And role of trade facilitator, broker or member. Factors affecting commodities trade. Last but not the least, investor do's and don'ts, which is very important part for any investor who is coming on commodities futures to trade. अगर हम लोग कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट जो है वो एग्री मार्केट जो कि हमारे काफी फ्रैगमेंटेड मार्केट हैं उनको प्रॉपरली डेवलप करने के लिए कमोडिटी फ्यूचर्स या कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इट मेनी टाइम्स इट हैज बीन ऑब्जर्व कि ऑल्दो गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे डिक्लेयर्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस for various commodities, but that mechanism or that concept is not providing help to all the farmers or for all of the commodities. Majorly, we have seen major support or major procurement in wheat and paddy on pan India level, but for the rest of commodities, the procurement operations at MSP prices is very fragmented. दूसरे तरफ में हम लोग बोल सकते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इसलिए भी और महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के अंदर में हम लोग काफी बड़ा प्राइस वोलेटिलिटी या प्राइस का ऊपर नीचे का मूवमेंट देखते हैं उससे सेफगार्ड होने के लिए जो डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये आज की बेसिकली बोल सकते हैं आज वक्त की जरूरत है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के फॉर्म में है कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इसके जो बेनिफिट्स हैं ये नीचे तक लेवल पे नीचे तक मतलब किसान के लेवल तक में इसको परकुलेट होना चाहिए और किसान तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में अगर हम लोग कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्या है तो बेसिकली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि अपनी वैल्यू किसी और दूसरी जगह से किसी अंडरलाइन कमोडिटीज से या अंडरलाइन गुड्स से प्राप्त करता है या डिराइव करता है फॉर एग्जांपल सोयाबीन का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देख रहे हैं
तो सोयाबीन का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म में ट्रेड हो रहा है, लेकिन सोयाबीन का जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू डिराइव हो रही है सोयाबीन का जो फिजिकल मार्केट है या फिजिकल प्राइसेस है इंदौर लोकेशन पे, पर्टिकुलर उस क्वालिटी का, उससे इस सोयाबीन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिराइव हो रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत नंबर ऑफ कमोडिटीज में लाइक 91 कमोडिटीज को नोटिफाई किया है कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के लिए, और उनमें से ऑलमोस्ट 40 कमोडिटीज के अंदर में ऑलरेडी अभी फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल है। कोई भी इन्वेस्टर अगर वो कमोडिटी मार्केट के अंदर में फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्टली दे हैव टू चूज अ ब्रोकर और मेंबर दैट इज फॉर ओपनिंग देयर ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार जैसे ही उनका ये ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा, देन दे हैव टू डिपॉजिट रिक्वायर्ड मार्जिन विद द देयर मेंबर और ब्रोकर। उसके अलावा ऑलरेडी ये जब अकाउंट होगा उनके पास में एक बैंक अकाउंट होगा, और उनको एक अलग से अगर फिजिकल सेटलमेंट के थ्रू काम करना है, लेट से उनको कोई फिजिकल डिलीवरी देना है किसी कमोडिटी के अंदर में डिलीवरी लेना है, तो दे नीड टू ओपन ENWR अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसिंग रिसीट ENWR स्टैंड फॉर। तो उसके लिए किसी रिपोजिटरी के बाद पास में अपना अकाउंट ओपन करवाना होगा। अगर हम लोग कमोडिटी मार्केट एवोल्यूशन की बात करें, इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो इंडिया में कह सकते हैं कि जो जो कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट है, ये इसका उद्भव जो है ये काफी बाद में हुआ है, और अभी ये मैच्योरिटी लेवल पे नहीं पहुंचा हुआ है। अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट से कंपैरिजन करें, 1848 के अंदर में फर्स्ट कमोडिटी स्टैब्लिश हुआ था। देन फिर 1898 में शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज स्टार्ट हो गया। फिर 1980 से 1990 में 2007 के अंदर में सीबॉट एंड सीएमई मर्ज एंड वो सीएमई ग्रुप के अंदर में एक मर्जर हो गया उनका। अगर इंडिया की बात करें तो 1875 में पहला हमारे यहाँ पे बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन लिमिटेड स्टार्ट हुआ। फिर 1952 में अगर आप देखेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट इनेक्टेड हुआ, और उसी के अंदर में बाद में इसी एक्ट के अंदर में 1960 के अंदर 1960 में फ्यूचर्स ट्रेडिंग को बैन कर दिया हुआ। तो 1960 से लेकर 2003 मतलब ऑलमोस्ट 43 इयर्स के बाद में गवर्नमेंट ने फ्यूचर्स ट्रेडिंग अलाउ किया है। 2003 के अंदर में हमारे पास में नेशनल लेवल की कमोडिटी जैसे फ्यूचर्स ट्रेडिंग को गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, उसमें परमिट किया, तो फिर नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज स्टार्ट, सीडीएक्स भी एक कमोडिटी एक्सचेंज 2003 में स्टैब्लिश हुआ। और एक और मेजर बोल सकते हैं कि जो एक्सचेंज हुआ 2015 तक, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो था वो कमोडिटीज मार्केट का रेगुलेटर था। 15 ऑनवर्ड्स से भी जो है वो कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के लिए रेगुलेटर बन गया। अगर हम लोग ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल के लीडिंग एक्सचेंजेस में सीएमई शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज, फिर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज, देन लंदन मेटल एक्सचेंज LME, और फिर डालियन कमोडिटी एक्सचेंज इन चाइना। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो हमारे पास में नेशनल लेवल के कमोडिटी एक्सचेंजेस में NCDEX, MCX एंड ICX हैं। और अगर हम लोग स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करें तो उसमें BSE एंड NSE, दीज एक्सचेंजेस आर ऑफरिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग इन इंडिया। अगर हम लोग बात करें इंडिया में कौन कौन से कमोडिटीज के डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट अभी ट्रेड करने के लिए अवेलेबल हैं, तो दीज आर द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज। तो इसमें मेजर एग्री कमोडिटीज के अंदर में बार्ले, कैस्टर सीड, चना, कॉटन सीड, ऑयल केक, कोरिएंडर, ग्वार सीड, ग्वारगम, जीरा, कपास, मिर्च, RM सीड, शुगर एंड सोयाबीन, और ये पूरा लिस्ट है जिसके इन कमोडिटीज के अंदर में एज ऑफ नाउ आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल है।
डेरिवेटिव्स के इकोसिस्टम की बात करें तो दीज आर द प्लेयर्स और काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट ऑन कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट। तो हम लोग उस प्लेयर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, हेजर्स, आर्बिट्राजर्स एंड स्पेकुलेटर्स। सॉरी, तो इसमें अगर हम लोग हेजर्स कैटेगरी की बात करें तो हेजर्स आर द काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स दोज हु हैव देयर इंटरेस्ट इन द फिजिकल कमोडिटी, लाइक कि किसी प्लेयर को आइदर किसी कमोडिटी से दे आर प्रोड्यूसर और दे आर कंज्यूमर और they are holding that commodity for a particular period of time। तो जब तक उनका कमोडिटी फिजिकल कमोडिटी के साथ में उसके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं तो दे आर हेजर्स। लाइक किसान अपने कमोडिटीज को उसके खेतों में पैदा कर रहा है, तो जब वो पैदा कर रहा है तो उसके पास में वो कमोडिटी अवेलेबल हो रही है एज ए प्रोड्यूसर, तो वो एक हेजर की कैटेगरी में आएगा अगर वो फ्यूचर्स कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में पार्टिसिपेट करता है। एक प्रोसेसर जब कमोडिटी को प्रोसेस करता है तो उसको कमोडिटी का रिक्वायरमेंट रहेगा, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही इज पार्टिसिपेटिंग एज ए हेजर कैटेगरी। और अगर हम लोग बात करें दूसरा काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स में तो आर्बिट्राजर्स। आर्बिट्राजर्स बेसिकली आर्बिट्राज इज द कॉन्सेप्ट लाइक इट इज अ डिफरेंस ऑफ टू मार्केट फॉर अ सेम कमोडिटी और सेम इंस्ट्रूमेंट। जब किसी कमोडिटी के दो मार्केट के अंदर में अगर कोई प्राइसिंग डिफरेंस है और कोई पार्टिसिपेंट्स उस डिफरेंस को टैप करने के लिए एक मार्केट के अंदर में एक कमोडिटी को वो परचेज करता है, प्राइस डिफरेंस को कैपिटलाइज करना, दैट इज आर्बिट्राज। थर्ड काइंड इज स्पेकुलेटर्स। मतलब स्पेकुलेटर्स में डे ट्रेडर्स, पोजीशन ट्रेडर्स, मार्केट मेकर्स, दीज ऑल कम्स अंडर द स्पेकुलेटर कैटेगरी। इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिजिकल, उनको ना तो ही लेना है ना ही देना है, बस उनका एक अपना प्राइस व्यू है। आइदर आइदर उनको लग रहा है कि ये प्राइस बढ़ना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में, तो दे विल गो फॉर लॉन्ग साइड कि वो बाय करेंगे। अगर उनको लगता है ये प्राइस ज्यादा है और यहाँ से घटना चाहिए तो दे विल क्रिएट अ सेल पोजीशन। तो स्पेकुलेटर्स का अपना ध्यान जो सिर्फ प्राइस व्यू पे रहेगा, इधर बढ़ने पे या घटने पे। फिर ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर, ऑफ कोर्स ब्रोकर या ट्रेडिंग मेंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है पूरा कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए, जो कि एक्सचेंजेस और ट्रेडिंग पार्टिसिपेंट्स के बीच में एक मीडियम होते हैं और एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस इकोसिस्टम्स के अंदर में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट एक्सचेंजेस जो कि डिफरेंट कमोडिटीज के अंदर में डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जब भी कोई ट्रेड हुआ अगर एक्सचेंजेस के अंदर में, तो उसका सेटलमेंट करवाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के अंदर में रहेगा। और थर्ड लेवल पे आ जाएगा रिपोजिटरीज। जब ये सेटलमेंट अगर फिजिकल डिलीवरीज के थ्रू इन्वॉल्व हो रहा है, फिजिकल डिलीवरीज के थ्रू सेटलमेंट हो रहा है, लाइक एक पार्टिसिपेंट्स जो बायर है उसको फिजिकल डिलीवरी मिल रही है, या जो सेलर है जिसका सेलिंग का रिपोजिटरी के थ्रू मूव होगी। इसमें अगर हम लोग बात करें एडिशनल स्टेक होल्डर्स की, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स के पास में कि ये इंश्योर करता है कि जो कमोडिटी स्पेसिफिकेशंस ऑफ रेस्पेक्टिव कमोडिटी जो कि एक्सचेंज ने अपना डिसाइड किया हुआ है किसी भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि उसमें कौन सा
क्वालिटी स्पेक्स का मटेरियल डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट जो है फिजिकल जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हैं या डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट हैं वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे स्पॉट प्राइसेस पे सेटल होते हैं या एम टू एम का सॉरी अपना जो प्राइसेस है सेटलमेंट प्राइस है वो दिखाने के लिए प्राइस पोलिंग एजेंसीज जो हैं वो डिफरेंट स्पॉट पोलिंग पार्टिसिपेंट से प्राइसेस लेते हैं और फिर उसका एक मैकेनिज्म होता है उसके बाद में फिर स्पॉट प्राइस एक्सचेंजेस की तरफ से डिक्लेयर किया जाता है ऑन अ डेली बेसिस। फिर ऑर्गेनाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो कि अभी देखेंगे आप तो एफपीओ वाला जो व्हीकल है फार्मर्स को इस मार्केट के साथ में कनेक्ट करने के लिए उसमें गवर्नमेंट भी अपना गवर्नमेंट ने भी इसमें बहुत अपना फोकस दिखाया हुआ है और लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने 10,000 नए एफपीओ क्रिएट करने की बात की है। तो बेसिकली एफपीओ आर द we can say that's a group of farmers coming under one entity and they are taking their different decisions for selling commodities or purchasing their raw material agri input। तो बेसिकली बोल सकते हैं कि जब वो फार्मर्स एक पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर में एक एम्बिट में आ रहे हैं तो उनका जो बार्गेनिंग पावर है ऑन अ बोथ साइड बाइंग एंड सेलिंग वो इंक्रीज हो जा रहा है और एफपीओ को काइंड ऑफ बहुत सारा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है और वेरियस एजेंसीज आल्सो प्रोवाइडिंग वेरियस सपोर्ट टू एफपीओ। हम लोग बात करें कमोडिटी और इक्विटी मार्केट के बीच में डिफरेंस की तो सबसे बड़ा डिफरेंस अंडरलाइन का होता है। जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट है यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट हैं बट उनके साथ में उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है जबकि इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तो होते हैं बट वो परपेचुअल थिंग होता है तो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है। और अगर इसके अंडरलाइन मार्केट की बात करें कमोडिटी मार्केट के अंदर में तो यहाँ पे बहुत ही फ्रैगमेंटेड मार्केट्स हैं प्राइसेस का बहुत ओपासिटी है और इक्विटी डेरिवेटिव्स के अंदर में वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और प्राइसेस नोन है और एक ही प्राइस है हर किसी के लिए। अगर मैं कमोडिटी मार्केट के अंडरलाइन मार्केट की बात करूं तो सिर्फ सोयाबीन की अगर आप बात करें तो सोयाबीन बोले एमपी महाराष्ट्र राजस्थान 3 मेजर स्टेट्स के अंदर में प्रोड्यूस होगा। अगर इन तीनों स्टेट्स की बात करें तो मोर देन 400-500 छोटे बड़े मिला के मंडी होंगे। हर एक मंडी की बात करें आप तो हर एक मंडी में डिफरेंट फार्मर्स जो भी मटेरियल लेके आ रहे हैं हर माल का अपना अलग अलग प्राइसेस है क्योंकि हर माल की अपनी अलग अलग क्वालिटी है। तो ऐसे ऐसे माहौल में और ऐसा मैकेनिज्म के अंदर में प्राइसेस का पूरा ओपेसिटी हो जाता है और ये मार्केट पूरा की पूरा फ्रैगमेंटेड है छोटे छोटे जगह पे फैला हुआ मार्केट है। और फिर अंडरलाइन मार्केट की बात करें अंडरलाइन सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे बहुत अनसर्टेनिटी है। अगर इंडिया की बात करें हम लोग तो कोई भी कमोडिटी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो एस्टिमेट्स ही होता है और उसका रिलायबिलिटी थोड़ा कम होती है क्योंकि हमारे पास में कोई ऐसा साइंटिफिक मैकेनिज्म नहीं है जहाँ से कि प्रोडक्शन को मेजर किया जाता हो। बट ऑन अनदर फ्रंट इक्विटी डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में जो सप्लाई है वो सर्टेन है और वो पब्लिक मार्केट का प्राइस सेंसिटिविटी काफी हाई है और इक्विटी मार्केट का वो हम बोल सकते हैं कि दैट इज ऑफ मीडियम लेवल। अगर पार्टिसिपेंट्स के लेवल की बात करें उनके सोफिस्टिकेशन लेवल की बात करें तो अभी भी कमोडिटी मार्केट के अंदर में वो लो कैटेगरी में आएगा और इक्विटी मार्केट में बिकॉज इक्विटी मार्केट बहुत सालों से है और वो मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच चुका है। कमोडिटी मार्केट के अगर बेनिफिट्स की हम लोग बात करें तो these are the benefits of commodity derivatives market, right? Firstly, प्राइस डिस्कवरी एक प्रॉपर प्राइस डिस्कवर करके लेके आना कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में जहां पे देयर आर वेरियस पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम वेरियस रीजनल जियोग्राफीज। तो एक प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी निकल के आती है और प्राइस रिस्क मिटिगेशन का एक ऑब्जेक्टिव या बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि जो भी किसी के पास में अगर कोई कमोडिटी
है उसने अपना जो फिनिश्ड गुड है वो ऑलरेडी उसने बेच के रख दिया एक फॉरवर्ड ट्रेड के तहत, तो वो अपना प्राइस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं, अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं थ्रू कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट, कि वो अपना एक रॉ मटेरियल का वो यहाँ पे फ्यूचर्स में बाय करके चल सकते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बेनिफिट है बोल सकते हैं कि वो काउंटर पार्टी कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर इस फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में। अदरवाइज जो 1-to-1 या फॉरवर्ड ट्रेड हो रहे हैं तो उस ट्रेड के अंदर में हमेशा काउंटर पार्टी रिस्क अवेलेबल रहती है, जो कि जब प्राइस अगर बढ़ जाते हैं तो जो जो सेलर है, सेलर माइट गेट डिफॉल्ट ऑन दैट सिनारियो। अगर प्राइस घट जाते हैं तो वहां पे बायर कैन डिफॉल्ट। बट अगर कोई ट्रेड एक्सचेंज के थ्रू हुआ है, जहां पे कमोडिटी डेरिवेटिव्स के थ्रू अगर वो ट्रेड हुआ है, तो वहां पे कोई काउंटर पार्टी का रिस्क का पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर यहाँ पर कमोडिटी मार्केट के अंदर में स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट हैं, और जो जो पूरा की पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, जिसमें किसी काइंड ऑफ पार्टिसिपेंट्स को या किसी एंटिटी को कोई अलग से एडवांटेज नहीं है। एवरीबडी ऑन अ सिंगल पेज। हम लोग कुछ की टर्म्स की बात करें तो एक वर्ड आपको सुनने मिलेगा कमोडिटी मार्केट के अंदर में, फाइनल सेटलमेंट प्राइस और एफएसपी। तो एफएसपी को निकालने के लिए बेसिकली दैट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ लास्ट पोल्ड प्राइसेस ऑफ लास्ट 3 डेज। मतलब लेट्स से हमारा सोयाबीन की कॉन्ट्रैक्ट अगर 20 नवंबर का एक्सपायरी है, तो 20 नवंबर, 19 नवंबर और 18 नवंबर, ये 3 दिन का जो पोल्ड प्राइस आएगा उनका सिंपल एवरेज लेके एफएसपी का कैलकुलेशन हो जाएगा। मार्क टू मार्केट, मार्जिन, M2M, जिसको बोलते हैं कि डेली जो M2M कोई पार्टिसिपेंट जब ट्रेड करता है तो उसका M2M का सेटलमेंट होता है ब्रोकर के पास। तो बेसिकली ये डिफरेंस कहलाएगा M2M कल का क्लोजिंग प्राइस का और आज के क्लोजिंग प्राइस का, या मैंने अगर आज के दिन में कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो आज मैं जिस प्राइस पे वो ट्रेड इनिशिएट किया है और आज का जो क्लोजिंग प्राइस आएगा, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा मार्केट मार्जिन कहलाएगा। ऑफसेट या पोजीशन का लिक्विडेशन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वैसे दो तरीके से हो सकता है कि एक तो आप अपना जो पोजीशन ली है उसका इक्वल एंड अपोजिट पोजीशन आप ले लें, या फिर अपना जो फिजिकल सेटलमेंट का जो आपका ऑब्लिगेशन है उसको भी पूरा कर सकते हैं। लाइक कोई सेलर है, उसने अगर 10 टन का कोई ट्रेड किया हुआ है, तो आइदर ही हैव ऑप्शन कि वो 10 टन एक्सचेंज के अंदर में ही बाय कर ले, या फिर 10 टन का फिजिकल डिलीवरी मार्क कर दे। स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड बेसिकली ये वो पीरियड है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के कुछ दिन पहले से स्टार्ट होता है। तो अभी एज ऑफ नाउ अगर बात करें हम, तो लास्ट 5 वर्किंग डेज जो हैं वो इसका स्टैगर्ड डिलीवरी पीरियड में कंसीडर किया जाता है। कमोडिटी इंडेक्स, अभी एनसीडीएक्स के पास में एग्रीडेक्स नाम से एक कमोडिटी इंडाइसिस स्टार्ट की गई है। तो ये इंडाइसिस बेसिकली डिफरेंट कमोडिटीज फ्यूचर्स के प्राइसेस के बेसिस पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्राइस मूवमेंट के बेसिस पे फिर कमोडिटी इंडेक्स के प्राइस का मूवमेंट होता है। और ये अगर हम लोग बात करें तो ये सेटल्ड प्रोडक्ट है। डिलीवरी लॉजिक, बेसिकली अगर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर में बात कर रहे हैं तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में डिलीवरी लॉजिक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो इसको बोलेंगे बेसिकली कि जो बायर है, सेलर है, वो अपने ऑब्लिगेशंस को कैसे कंसीडर करे विथ रिस्पेक्ट टू डिलीवरी, फिजिकल डिलीवरी। तो पहला कैटेगरी कंपलसरी डिलीवरी, इसके अंदर में बायर और सेलर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी तक अपना पोजीशन को ओपन रखते हैं, तो वहां पे सेलर को कंपलसरीली अपना फिजिकल डिलीवरी मार्क करना होगा और बायर को वो फिजिकल डिलीवरी लेना होगा। इन केस अगर यहाँ पे सेलर डिफॉल्ट करता है तो ही विल गेट पेनलाइज्ड फॉर इट। तो वो पेनल्टी जो है वो 3% रहेगा, प्लस अगले 5 दिन का स्पॉट प्राइसेस के अंदर में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो वो भी सेलर्स को कॉम्पनसेट करना होगा इन कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट। सेलर्स ऑप्शन की बात करें तो सेलर्स ऑप्शन में जो डिलीवरी मार्क करने का ऑप्शन है वो सेलर के पास है, कि सेलर
अगर डिलीवरी देता है तो ठीक, नहीं देता है तो ठीक। और इसके अंदर में जो चूंकि सेलर्स ऑप्शन का डिलीवरी लॉजिक है, तो इसके अंदर में जो पेनल्टी है वो सिर्फ 0.5% है कि अगर वो लास्ट डे एक्सपायरी तक अपना पोजीशन ओपन रखता है तो 0.5% का पेनल्टी होता है उसमें। तो एज ऑफ नाउ एनसीडीएक्स के अंदर में कोई भी सेलर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। कंपलसरी डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में हमारे पास में मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, और सिर्फ बोल सकते हैं कि 2 कॉन्ट्रैक्ट कपास एंड सोयाबीन रिफाइंड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट हमारा इंटेंशन मैचिंग का है। तो बेसिकली इंटेंशन मैचिंग को हम बोल सकते हैं दैट इज लाइक और वेरी क्लोज टू कैश सेटल्ड कॉन्ट्रैक्ट और बोथ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पर कि बायर और सेलर दोनों को अपना इंटेंशन देना होगा। वो इंटेंशन उनका विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन और क्वांटिटी वो भी मैच करेगा, तब वो जाके इंटेंशन मार्क हो जाएगा, तभी वो फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेसिकली इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जब अगर बायर सेलर अपना पोजीशन को एक्सपायरी तक भी अगर ओपन रखते हैं और वहां अगर वो फिजिकल डिलीवरी मार्क भी नहीं कर रहे हैं, तब भी उनको कोई पेनल्टी ना तो मिलेगा ना तो कोई पेनल्टी लगेगा। प्राइस डिस्कवरी में बोल सकते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, कि एक फार्मर के पास में, एक ट्रेडर के पास में प्राइस अलर्ट आ जाए एसएमएस के थ्रू, उसके कारण उनका अपना बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगा। और जो जो बोल सकते हैं कि फार्मर्स और बड़े ट्रेडर्स के पास में या प्रोसेसर्स के बीच में या एंड कंज्यूमर के बीच में जो कमीशन एजेंट्स हैं या मिडिल मैन है, उनका डोमिनेंस एक हद तक, एक लेवल तक रिड्यूस होता है प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी और प्राइस डिसेमिनेशन के बाद। पहले बात कर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन की हर एक कमोडिटी का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जब ट्रेड हो रहा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कि अगर आप बात करें, कोई भी पार्टिसिपेंट्स अगर एक कमोडिटी के अंदर में ट्रेड कर रहा है तो ही हैज अ समथिंग इन हिज माइंड कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ या क्या सेल कर रहा हूँ। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पर कि ट्रेड पैरामीटर्स भी मेंशन रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन के अंदर में। रिस्क पैरामीटर, ट्रेड पैरामीटर, बेसिस सेंटर, लाइक सोयाबीन का बेसिस सेंटर इंदौर है, बेसिस वैरायटी एंड टेंडरेबल वैरायटी। तो सोयाबीन के केस में जैसे 922 की बेसिस वैरायटी कहला जाती है, 9% मॉइस्चर, 2% एमएचसी, 2% फॉरेन मैटर। ऐसे आपको हर कमोडिटी के अंदर में उसका बेसिस वैरायटी आपको मिल जाएगा। ट्रेडिंग यूनिट रहेगा, वहाँ डिलीवरी यूनिट रहेगा। लाइक सोयाबीन के केस में ट्रेडिंग यूनिट 5 MT का है, डिलीवरी यूनिट 5 MT का है। टिक साइज मेंशन रहेगा उसमें, जो कि अभी सोयाबीन के केस में 1 रुपए है। ऐसा हर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स और ट्रेड कमेंसमेंट टाइमिंग, क्वालिटी पैरामीटर्स, डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस, ये सारा चीज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स का पार्ट होता है। इसमें रिस्क पैरामीटर के अंदर में कितना लिमिट है ओपन पोजीशंस के अंदर में, फिर डेली प्राइस फ्लक्चुएशन का कितना लिमिट है, कि 3% में पहला सर्किट लगेगा, 4% में दूसरा सर्किट लगेगा, या फिर कुछ और रहेगा। तो ये पैरामीटर्स, रिस्क पैरामीटर्स कॉन्ट्रैक्ट स्पेक्स के पार्ट होते हैं। फिर मार्जिन, इनिशियल मार्जिन कितना होगा, ईएलएम या एक्सचेंज लॉस मार्जिन कितना होगा, स्पेशल मार्जिन, एडिशनल मार्जिन, टेंडर मार्जिन, डिलीवरी पीरियड मार्जिन, इन द लास्ट फाइनल सेटलमेंट प्राइस। जैसे मैंने बताया आपको, लास्ट 3 दिन का स्पॉट, गोल्ड स्पॉट प्राइसेस का सिंपल एवरेज फाइनल सेटलमेंट प्राइस। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर में अगर अभी कौन कौन सा टाइप के कमोडिटी डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं ट्रेडिंग के लिए, तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं एंड देन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल। तो इसमें अब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में बोल सकते हैं इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और टू सेल। मतलब अगर हम लोग कॉल ऑप्शन की बात करें तो उसमें बाय करने का उसको राइट मिला मिला हुआ है, बट वो उनके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है। और वैसे ही पुट ऑप्शन की बात करें तो सेल करने का उसके पास में राइट है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए एक किसान है, उसने 4,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे एक सोयाबीन का कॉन्ट्रैक्ट का, सोयाबीन ऑप्शंस का पुट ऑप्शन बाय किया 4,000 रुपए की स्ट्राइक प्राइस पे। लेट से ये प्राइसेस जो है ये घट के 3,500 आ गया, तो उसके पास में ये राइट था
कि 4,000 रुपए में वो अपना सोयाबीन को बेचे, बट उसका ऑब्लिगेशन नहीं है। तो राइट है, तो ऑब्वियसली उस राइट को वो एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि 4,000 रुपए में उसको बेचने मिल रहा है, जबकि स्पॉट मार्केट में उसका प्राइस 3,500 आ गया। तो उस केस में वो अपना राइट को यूज करेगा। अगर वही पे सोयाबीन के प्राइसेस 4,200 हो जाते हैं लेट से मार्केट के अंदर में, तो वो अपना इस राइट को यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसका वो ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका राइट है। तो ऑब्वियसली जब 4,000 का उसका स्ट्राइक प्राइस है और 4,200 रुपए में मार्केट में बिक रहा है, तो वो मार्केट में बेचने जाएगा। रोल ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस की अगर हम बात करें, तो पहले भी हमने बात कर चुके हैं कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी का एक प्लेटफॉर्म, या जो प्रॉपर प्राइस डिस्कवरी हो रही है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर न्यूट्रलिटी, बोल सकते हैं कि बायर एंड सेलर बोथ आर अननोन, दे डोंट नो ईच अदर, उनका कोई जियोग्राफिकल लोकेशन कुछ किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं या पूरा की पूरा ट्रेडिंग मैकेनिज्म है, बोल सकते हैं वो न्यूट्रलिटी के कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया हुआ है, जहाँ पे कि बायर या सेलर दोनों इक्वल फ्रंट पे हैं, उनको किसी को कोई एज नहीं मिला हुआ किसी दूसरे के ऊपर में। फिर रियल टाइम प्राइस डिसेमिनेशन हो रहा है, जो कोई भी पार्टिसिपेंट किसी भी जियोग्राफिकल लोकेशन पे बैठा हुआ है, हर किसी को एक साथ एक ही प्राइस अवेलेबल है। ये कमोडिटी एक्सचेंजेस जो हैं वो बेंचमार्क या रेफरेंस प्राइस प्रोवाइड करते हैं। अगर आज आप किसी भी फिजिकल मार्केट में चले जाएं, जिन जिन कमोडिटीज में अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग अवेलेबल है, तो फिजिकल मार्केट जो है वो डेफिनेटली एक रेफरेंस लेते हैं फ्यूचर्स प्राइसेस से, कि इंट्राडे अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव मूवमेंट हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन आपको फिजिकल मार्केट में डेफिनेटली दिख जाएगा। फिर पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे लिक्विडिटी मिलती है एक पर्टिकुलर प्राइस में एंटर या एग्जिट होने के लिए। फिर वोलेटाइल मार्केट के अंदर में रिस्क मैनेजमेंट का ये एक मैकेनिज्म मिल रहा है यहाँ पर फ्यूचर्स मार्केट के अंदर में। फिर काउंटर पार्टी रिस्क पूरी तरह से एलिमिनेट हो जा रही है। अगर कोई ट्रेड फ्यूचर्स मार्केट या फ्यूचर्स कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू आ रहा है, तो उसके अंदर में कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। ये मार्केट जो है फेयर है, सेफ है, ऑर्डरली है, और रिगरस फाइनेंशियल स्टैंडर्ड के ऊपर में डिजाइन किया हुआ है। प्रॉपर सर्विलेंस है, एक्सचेंज का सर्विलेंस है, रेगुलेटर का सर्विलांस है। अगर हम लोग वेयर हाउसिंग की बात करें, तो वेयर हाउसिंग के अंदर में जैसे मैंने डिलीवरी लॉजिक की बात किया था, तो वहां पे अगर कंपलसरी डिलीवरी लॉजिक है, तो फिजिकल डिलीवरी जो है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में मैंडेटरी है। सिर्फ इंटेंशन मैचिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में फिजिकल डिलीवरीज मैंडेटरी नहीं है। तो एक वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर को इंश्योर करना होता है कि जब उसके यहाँ पे कोई भी गुड्स आ रहा है, उसको उसको प्रॉपरली मेंटेन करना, प्रॉपरली स्टॉकिंग करना उसका। और फिर जब भी कोई सेलर अपना उस फिजिकल गुड्स का डिलीवरी मार्क कर रहा है, तो बायर के पार्ट में गुड डिलीवरी को फैसिलिटेट करना है। सॉरी, a warehouse must be registered with WDRA, Warehousing Development Regulatory Authority, and जो warehouse है that has to be empaneled with the clearing corporation, like NCCL is clearing corporation for NCDX, so one warehouse has to be registered with or empaneled with the NCCL. This is the mechanism for depositing commodity on warehouse. Firstly, there is one seller जो कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से क्वालिटी वाला मटेरियल को इकट्ठा करेगा, उसका सॉर्टिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा, जो भी है। तो वो एक्सचेंज के नॉर्म्स के हिसाब से उस क्वालिटी को मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद में वेयर हाउसिंग स्पेस का ऑनलाइन बुकिंग करेंगे। फिर जो भी वो मटेरियल जिस लोकेशन पे है वहां से उसका ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करेंगे। फिर दैट मटेरियल हैज टू बी डिपॉजिटेड ऑन अप्रूव्ड वेयर हाउसेस ऑफ एनसीसीएल। उसके बाद में उसमें क्वालिटी टेस्ट होगा उसका, और क्वालिटी पास हो जाने के बाद में असेयर का सर्टिफिकेशन आएगा। फिर उसमें एक ENWR रिसिप्ट जनरेट होगा, और फाइनली वो उस कमोडिटी को चाहे तो
अपना डिलीवरी मार्क कर सकते हैं एक्सचेंज के ट्रेड के अंदर में। And these are the mechanism of clearing and settlement. बेसिकली एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम होता है कि जो जो बायर और सेलर के बीच के जो ऑब्लिगेशन है वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को फुलफिल करके देना होता है। लेट्स से उन दोनों के बीच में जो पेमेंट ट्रांसफर होना है वो, या फिर फिजिकल गुड्स का मूवमेंट होना मतलब बायर सेलर से बायर के पास में आना है, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर हम लोग सेबी के रिसेंट इनिशिएटिव्स की बात करें फॉर डेवलपिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट, तो उसके अंदर में सेबी ने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को परमिट किया हुआ है। फिर इक्विटी डेरिवेटिव्स के जैसे जो रिस्क मैनेजमेंट नॉर्म्स हैं वो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर में भी उनको अप्लाई किया हुआ है। फिर वेयर हाउसिंग नॉर्म्स को रिवाइज किए हुए हैं। फिर इक्विटी ब्रोकिंग हाउसेस और कमोडिटी ब्रोकिंग हाउसेस के बीच में इंटीग्रेशन का रिसेंट इनिशिएटिव है। और फिर कमोडिटी इंडाइसेस के ऊपर में फ्यूचर्स अलाउ किया अभी सेबी ने रिसेंटली। फिर ऑप्शन इन गुड्स अभी रिसेंटली परमिट किया है, जिसके अंदर में एनसीडीएक्स के अंदर में चना, सोयाबीन, आरएम सीड, मेज, ग्वार सीड, ग्वार गम, इन कमोडिटीज के अंदर में ऑप्शन इन गुड्स अवेलेबल है अभी ट्रेडिंग के लिए। टारगेट डिलीवरी पीरियड का नॉर्म्स को 10 डेज से रिड्यूस करके 5 दिन किया हुआ है। फिर म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी 3, एआईएफ, ईएफईज, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन सब कैटेगरीज को अभी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करने के लिए सेबी ने अलाउ किया हुआ है, जिससे कि ये मार्केट जो है और स्ट्रेंथन हो और रोबस्ट बनेंगे। अलाइनमेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड डिलीवरी लॉट, जो दोनों ट्रेडिंग लॉट और डिलीवरी लॉट को एक ही लेवल पे लेके आया जाए। अगर हम लोग सेफ इन्वेस्टिंग में बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स। तो फर्स्टली, always trade with SEBI registered member only. Insist on risk disclosure document. Always be compliant of KYC norms. और हर ट्रेड के अंदर में अपना या हर जगह पे अपना यूसीसी कोड को आप मेंशन करें। हर ट्रेड के बाद में ब्रोकर को कॉन्ट्रैक्ट नोट देने के लिए इंसिस्ट करें। चाहे तो अपने ट्रेड की जेन्युइननेस चेक करने के लिए ट्रेड वेरिफिकेशन फैसिलिटी जो एक्सचेंजेस की वेबसाइट में अवेलेबल होता है, उससे अपना ट्रेड का वेरिफिकेशन कर सकते हैं उसकी जेन्युइननेस चेक करने के लिए। डोंट्स की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो कि अल्यूरिंग एडवर्टाइजमेंट हैं, हॉट टिप्स हैं, लाइक आपका पैसा 4 दिन में दुगना कर लें, 2 दिन में दुगना कर लें, 20% डेली रिटर्न ले आएंगे, 5% डेली रिटर्न ले आएंगे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, उन सबसे बच के रहना है। डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को एक्सेप्ट नहीं करना है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी अपनी रिस्क कैपेसिटी को आपको पता होना चाहिए और उस रिस्क कैपेसिटी से एक्सीड नहीं करना चाहिए आपके ट्रेड। अपने हर एक फाइनेंशियल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का आपको ट्रैक रखना चाहिए और उनको फुलफिल करना चाहिए। आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट हैं उनके पासवर्ड को किसी को शेयर नहीं करना है। जो जो ब्रोकरेजेस हैं एक्सचेंज के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उससे एक्सेस ब्रोकरेज पे नहीं करना है। फिर आपके जो ऑब्लिगेशंस हैं पेमेंट के या डिलीवरीज के वो डिफॉल्ट नहीं करना है या डिले नहीं करना है। चेक जो है वो किसी अथोराइज पर्सन के नाम पे नहीं देना है, वो सिर्फ एंटिटी के नाम पे आपको चेक देना है, जो भी आपका मेंबर है उसके नाम पे। आपको डूज के अंदर में अपने मोबाइल नंबर, मेल आईडीज, ये सब अपने ब्रोकर्स के साथ में रजिस्टर करके रखना है। चाहे तो अपना जो जो पीरियडिकल स्टेटमेंट है वो ब्रोकर से मांगना है हमेशा।
और अपने रिक्वायर्ड मार्जिन्स और मार्केट M2M जो है आपका वो फुलफिल करना है टाइमली। और डब्बा ट्रेडिंग जो इलीगल ट्रेड है उससे अपने आप को दूर रखना है। और आपको आपके ब्रोकरेजेस फीस, अदर चार्जेस, जो भी आपका मेंबर आपके ऊपर में लेवी कर रहा है, उन सब से आपको अवेयर रहना है और आपको आपके पास में उसके डिटेल्स होना चाहिए। तो हियर वी कम टू एंड ऑफ अवर दिस सेशन। If you have any query with regard to this presentation or this commodity futures market basics, then please write your queries on Q&A option, which is there in left hand of your screen. I think there are no questions or no queries from the participant side. So we closes our this session. Uh, Uh, very thanks to all of you for joining this session on commodity futures market basics.